दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके सभी भागों को अवश्य देखें, तभी असली मजा आएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं जी, वैसे भी हमारा मिलना कहाँ हो पाएगा। ताई जी, क्यों? मेरे पास समय ही नहीं होता। एक रविवार मिलता है तो उसमें भी कपड़े धोना और खाना बनाने में समय निकल जाता है। शाम को फ्री होता हूँ, पर हॉस्टल में 6 बजे के बाद मनाही है। ताई जी, तो इसे आशु कोई दिक्कत हुई तो? ताऊ जी, अरे कुछ दिक्कत नहीं होगी, सब देखा है हमने, तू चिंता मत कर। मैंने आगे कुछ और नहीं कहा और फटाफट नाश्ता किया और अपनी बुलेट रानी को कपा मारने बाहर चला गया। सब कुछ अच्छे से साफ करके जब मैंने पीछे पलट के देखा तो आशु अपना कंधे में टांगे खड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर उससे बैग लिया और बाइक पर बैठ गया और बैग को पेट्रोल की टंकी पर रख लिया। एक स्टाइल वाली किक मारी और भड़बड़ करती हुई बुलेट स्टार्ट हुई। मैंने पलट के आशु को पीछे बैठने को कहा तो वो संभल के बैठ गई और अपना दायां हाथ मेरे कंधे पर रख लिया। सारे घर वाले बाहर आकर खड़े हो चुका था और आशु की कुछ सहेलियां भी बुलेट की आवाज सुनकर वहां आकर खड़ी हो गई और हाथ हिलाकर उसे बाय कहने लगी। ताऊ जी ने फिर से कहा, संभल के जाना और वहां जाके हमें फोन करना। अब उन्हें भी तो थोड़ा बहुत दिखावा तो करना था ना। गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर पहुंचे होंगे कि मैंने बाइक रोक दी और आशु से दोनों तरफ टांग करके बैठने को कहा। उसने ठीक वैसे ही किया और अपने दोनों हाथों को मेरी बगल से लेकर सामने की तरफ लाए और मेरी छाती को कस के पकड़ लिया। उसका सर मेरी पीठ में धंसा हुआ था और आंखें बंद थी। आशु की सांसें मुझे मेरी पीठ पर महसूस हो रही थी। मैं बाइक को 40 की स्पीड में ही चला रहा था ताकि इस सफर का जितना हो सके उतना आनंद ले सकूं। 2 घंटे की ड्राइव के बाद अब थकावट होने लगी तो मैंने बाइक एक ढाबे की तरफ मोड़ दी जहाँ की मैं अक्सर रुका करता था जब भी घर जाता या आता था। बाइक रुकते ही आशु जैसे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। चलो चाय पीते हैं, मैंने उसे कहा तो वो बाइक से उतरी और मैंने बाइक पार्क की। हम दोनों ढाबे में घुसे। मुझे देखते ही वेटर ने तपाक से नमस्ते की और आशु को मेरे साथ देखते ही वो समझ गया कि वो प्रियतमा है और उसने नमस्ते दीदी कहा। आशु ने उसकी नमस्ते का जवाब दिया और फिर हम खिड़की के पास वाले टेबल पर बैठ गए। आपको पता है मैं क्या सोच रही थी? आशु ने मुझसे पूछा तो मैंने ना में सर हिला दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों इस नर्क से भाग के कहीं अपनी छोटी सी दुनिया बसाने जा रहे हैं। इन 2 घंटों में मैं जो कुछ भी सोच सकती थी वो सब सोच लिया कि हमारा घर कैसा होगा, बच्चे कितने होंगे। आशु ने बड़े भोलेपन से कहा और मैंने सोचा कि मुझे उसे अब अपने प्लान से अवगत करा देना चाहिए। घर से भागना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। जैसे ही हम घर से भागेंगे उसके कुछ घंटों में ही लिथैतो को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन भेजा जाएगा हमें रोकने के लिए। हर बस को रोककर चेकिंग की जाएगी और हमें पकड़ के मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है वो बहुत सोच समझ कर करना होगा और किसी भी हालात में घर पर या किसी भी इंसान को हमारे इस रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सबसे जरूरी चीज जो हमें चाहिए वो है पैसा। इस 1.5 साल की नौकरी में मैं कुछ 10,000 ही जोड़ पाया हूँ। मेरी नौकरी के बारे में घर में सब जानते हैं और मुझे भी कुछ पैसे घर भेजने पड़ते हैं। पर अब तुम चूंकि शहर आ चुकी हो तो अगले साल से तुम्हें भी कुछ पार्ट टाइम नौकरी करनी होगी। ये वही पैसे हैं जिससे हम बचा सकते हैं और जिनकी मदद से दूसरे शहर में हमें घर किराए पर लेना, बर्तन, भांडे आदि खरीदने में मदद करेंगे। आशु और हम भागेंगे कैसे? मैं तुम्हारे 3rd ईयर के पेपर होने के अगले दिन ही हम भागेंगे। मैं घर पर फोन कर दूंगा कि हम घर आ रहे हैं। अब चूंकि घर पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं और घर वाले कम से कम 6 से 8 घंटे तक हमें नहीं ढूंढेंगे तो हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सके। यहाँ से हम सीधा बनारस जाएंगे और वहाँ से बेंगलोर। आशु, बेंगलोर? हाँ, वो बड़ा शहर है और वहाँ तक हमें ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। मोबाइल फेंकना होगा, बैंक अकाउंट बंद करना होगा और तुम्हारे नए कागज बनवाने होंगे। आशु, कागज? आधार कार्ड और पैन कार्ड। आशु, वो तो घर में कभी बनाने नहीं दिए। मैं जानता हूँ और वही हमारे काम आएगा। नए कागजों का कोई पेपर ट्रेल नहीं होगा। आशु मेरी सारी बातें हैरानी से सुन रही थी कि मैंने इतनी सारी प्लानिंग कर रखी है। इतने में सुमन का फोन आ गया जिसे देखकर आशु को बहुत गुस्सा आया। उसने दरअसल पूछने के लिए फोन किया था कि हम दोनों कब तक पहुंच रहे हैं। ये क्यों फोन कर रही थी आपको? उसने गुस्सा दिखाते हुए पूछा। जान, वो पूछ रही थी कब तक हम दोनों हॉस्टल पहुंचेंगे। अब गुस्सा छोड़ो और चाय पियो और हाँ, याद रहे उसे भूले से भी हमारे बारे में शक नहीं होना चाहिए। ये सुनकर आशु कुछ बुदबुदाई और फिर चाय पीने लगी।
उसकी इस अदा पर मुझे हंसी आ गई, जिसे देख के वो भी थोड़ा मुस्कुरा दी। फिर हम चाय पीकर निकले और 2 घंटे बाद शहर पहुंच गए। रास्ते भर आशु मुझसे उसी तरह चिपकी रही जैसे मुझे छोड़ना ही ना चाहती हो। जैसे ही हम शहर में दाखिल हुए, मैंने आशु को ढंग से बैठने को कहा और वो पहले की तरह बाईं तरफ दोनों पैर करके बैठ गई और उसका दाहिना हाथ मेरे दाएं कंधे पर था। बुलेट रानी हॉस्टल की गेट पर रुकी तो गार्ड ने आगे आकर मुझे नमस्ते की और आशु का बैग लेना चाहा तो मैंने उसे मना कर दिया। बाइक पार्क कर मैं आशु के साथ अंदर आया। दरवाजे पर नॉक की तो दरवाजा सुमन ने खोला और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह खुशी साफ झलक रही थी। अरे हमारी टॉपर आशु भी आई है, उसने आशु को छेड़ते हुए कहा। आशु ने सुमन को नमस्ते कहा और फिर हम बैठक में बैठ गए। तभी आंटी जी भी आ गईं। मैंने आगे बढ़कर उनके पांव छुए और मेरे पीछे पीछे आशु ने भी उसके पैर छुए। आंटी जी ने सुमन खास हिदायत दी कि वो आशु का अच्छे से ख्याल रखे और इसी के साथ मेरे जाने का समय हो गया तो मैं उठ के खड़ा हुआ और नमस्ते करके जैसे ही बाहर जाने को मुड़ा कि आशु रोने लगी और मेरे सीने से लग गई। उस पगली ने ये भी नहीं देखा कि वहाँ सुमन और आंटी जी भी है। वो दरअसल पहली बार घर से बाहर कहीं रुकी है, इसलिए घबरा रही है। मैंने जैसे तैसे बात को संभालने की कोशिश की। अरे बेटी, रोने की क्या बात है, ये भी तो तेरे घर जैसा ही है। सुमन, अंदर ले जा आशु को, आंटी जी ने आशु के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जैसे तैसे मैंने आशु के हाथों को, जो मेरी पीठ पर कस चुका था, उन्हें खोला और आशु के आंसू पोंछे। बस अब रोना नहीं है, मैं कल सुबह 9:30 आऊंगा, तैयार रहना। तब जाकर उसका रोना बंद हुआ और फिर सुमन आशु का हाथ पकड़ के अंदर ले गई।